भारत ऐसा देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, वो ब्रिटिश के अमल के नीचे हैं, और वहाँ से ऐसी ब्रिलियंट सिनेमेटिक लैंग्वेज है, ऐसी फिल्म आती है, ये बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत सराहने वाली बात है। इस तरह से उन्होंने लिख के रखा है फ्रैंक कापरा। वाह। 1950 में अकीरा कुरोसावा ने राशोमन बनाई थी, हाँ। और वो वेनिस में चली गई, और तब से ऐसे बोला जाता है कि जापान को रिकॉग्निशन राशोमन की वजह से दुनिया में मिला। हाँ। तब तक जापान दुनिया को मालूम है, फिल्म बनाते सब लोग तो बनाते। जापान वॉज रिस्पेक्टेड थ्रू राशोमन वर्ल्ड ओवर फ्रॉम दैट फिल्म। जो इंद्रप्रस्थ नाम की फिल्म बनी थी 1932 में, उसमें एक फिल्म में 71 गाने थे। ओह बाप रे। तो वो जो विशांत नाम की फिल्म थी मानुस मराठी में, उसका हिंदी वर्जन है आदमी। तो ये म्यूज़िक कैसे उस ज़माने में दिया जाता उसका आपको देखने को मिलेगा। और अभी आपको नए बच्चों को मालूम ही नहीं होगा, 400 म्यूजिशियन होते थे रिकॉर्डिंग में। ओह 400 म्यूजिशियन, एक वायलिन का एक होता था तो 50-50 वायलिन वाले हैं। इस तरह से 400-500 म्यूजिशियन होते थे, लाइव होता था। लता जी हैं, रफ़ी जी है, वो गा रहे हैं, वो एक साथ वन टेक में होता था। वन टेक में गाना होता। अगर इसमें बुश एक गलती फिर हो गई तो फिर से दोबारा उसी तरह करना पड़ता पहले था। से। और 400 लोगों को लेके करना, इसको ट्यून करना पड़ता था। तमिलनाडु में तो इतना फिल्म का पागलपन है कि वहाँ का हर आदमी फिल्म देखता है। कि तो सुना भी है हाँ। कि भले वन टाइम खाना ना मिला तो चलेगा, लेकिन फिल्म देखनी है उनका, मतलब इतना बड़ा वो। अब पैरेलल सिनेमा जो एक मोमेंट था, वो आजकल के युवकों को तो मालूम भी नहीं होगा, वो रिलेट भी नहीं कर पाएंगे कि या ये क्यों आया था मोमेंट, और ये कैसे फिल्म्स बनी उस तरह। ये था कि उस ज़माने में जब पैरेलल मूवमेंट आई, हमारी हिंदी फिल्म में 69 में भुवन शोम के साथ जो मृणाल सेन ने फिल्म बनाई थी, तो तब तक तो हमारा जो हिंदी सिनेमा था, जो हम जिसको पॉपुलर सिनेमा बोलते हैं, स्टार सिस्टम था, रोमांस था, गाने थे, उछल कूद थे, एक्शन था, सब कुछ था। आप मसाला फिल्म जो बोलते वो सारा था, लोग एंजॉय करते थे। लेकिन उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, और कुछ ऐसा एक ऑडियंस हमारे समाज में था कि वो कुछ अलग देखना चाहता था, और उसी वक्त ये पैरेलल सिनेमा। हेलो, हाय, नमस्कार। इस बार मैं फिर बड़ा उत्साह से आपके सामने आया हूँ, क्योंकि अगेन एक बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत फेवरेट टॉपिक इस पॉडकास्ट में फिर से लाया हूँ। और मेरे फेवरेट, मेरे दोस्त, मेरे क्या कहते हैं सिनेमा के एनसाइक्लोपीडिया, और क्या कहते हैं सिनेमा पैशन से बांटने वाले हमारे अशोक राणे, उनको मैं दोबारा लेके आया हूँ। और इस बार वो सारी फिल्मों का जो सिलसिला है या जर्नी है कि अलग अलग देश इंटरनेशनल रिकग्निशन इनको कैसे मिला, जैसे इंडिया को कैसे मिला, कौन सी फिल्म से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला, जापान को कैसे मिला, कौन सी फिल्म से मिला, तो अलग अलग देशों को कैसे इंटरनेशनल फिल्म्स सिनारियो में रिकग्निशन मिला। और एक मोमेंट था, एक पैरेलल मोमेंट था सिनेमा का, जिसको हम मतलब हम जब बड़े हुए तो उसको देखते देखते बड़े हुए, या सिनेमा सीखा इस पैरेलल मोमेंट ने। बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स इस मोमेंट में आए और बड़े हुए, और एक क्या कहते हैं मीनिंगफुल सिनेमा उस पैरेलल मोमेंट में हुआ था। तो ये मोमेंट क्या है, क्योंकि आजकल के युवकों को ये पता भी नहीं होगा कि ये मोमेंट हुआ था, ये पैरेलल मोमेंट क्या था और क्यों ये पैरेलल मोमेंट हुआ था। तो आइए ये सब सुनते हैं, जानते हैं अशोक राणे जी से, और फिल्म का आनंद उठाते हैं। राणे साहब, बड़े आम में फिर से आपका स्वागत है। और जैसे पिछले बार हमने जो अंत किया था, वहाँ से आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे हमारा पहले वाला जो स्टूडियो सिनेमा था, वहाँ से जाके जब रियल सिनेमा हुआ, जब स्टूडियो वाले सिनेमा थे उनको कई सिनेमा को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। जैसे संत तुकाराम है जो वेनिस अवार्ड भी उसको मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। लेकिन जो ये रियलिज्म सिनेमा आया, जिसके हम कहते हैं फादर हैं सत्यजीत रे, जिन्होंने रियल सिनेमा मतलब लोकेशन में जाके वहाँ
जैसे बारिश हो, ऑन लोकेशन, वहाँ का क्लाइमेट में शूट करो, ये सब रे साहब से शुरू हुआ। तो उनके बारे में अगर आप बताएंगे कि पाथेर पांचाली कैसे बनी, वो कैसा, मतलब वो फिल्म हुई कैसे, बनी कैसे, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो बड़ा। थोड़ा सा मैं आपको, जैसे आपने संत तुकाराम का जिक्र किया ना, तो संत तुकाराम ये प्रभात की फिल्म थी, मराठी फिल्म थी। तो दुनिया के फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली भारत की पहली फिल्म, और फिर उसको अवार्ड भी मिला वेनिस में, वो थी संत तुकाराम, जो प्रभात ने बनाई थी 1936 में। और वहाँ पे उसको 3 फिल्मों को बेस्ट अवार्ड दिया गया, उसमें संत तुकाराम थी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि फ्रैंक कापरा, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल भी बहुत अच्छा है, द नेम अबाउट द टाइटल। द नेम अबाउट द टाइटल। तो उन्होंने उस वेनिस में वो फिल्म देखी थी, और उन्होंने में सबटाइटल नहीं होता था, उसको पैराडबिंग थोड़ा सा शुरू हो गया था। माने जब मराठी या किसी लैंग्वेज के डायलॉग है तो वो हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले जाते, उसको पैराडबिंग कहते। जब फिल्म चलती है तो उसी वक्त उसके डायलॉग इंग्लिश में बताए जाते हैं, तो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है फिल्म पर, कि भाषा तो अलग अलग है। मतलब ये रिकॉर्डेड होते थे? नहीं, वो लोग लाइव करते थे। अच्छा, लाइव करते थे। ओ, मतलब इंटरप्रिटेशन लाइव होता था? लाइव। ये अभी जैसे तक फिल्म अभी तक चलता है उसको। अभी अच्छा। तक चलता है। जैसे मैं बर्लिन फेस्टिवल में जाता हूँ ना, तो हमको एक छोटा सा, जैसे ये मशीन है, छोटा सा मशीन दिया जाता है, मैं हाथ में पकड़ता हूँ और मैं लैंग्वेज चूज़ करता हूँ कि अगर किसी भी भाषा की है, लेकिन मुझे इंग्लिश आती है, या तो मुझे फ्रेंच आती है, तो जर्मन आती है, तो स्पेनिश आती है। ये 4-5 भाषाएं, जापानीज और चाइनीज़ भी होती है। ये 6-7 भाषा में वो होता था, आई कैन चूज़ माई लैंग्वेज, कि मुझे अगर इंग्लिश चाहिए, जापानीज़ चाहिए, एंड देन मेरे लिए वो सारे कान में मुझे वो डायलॉग उसी भाषा में, उस भाषा में जो आप समझते हैं, वो इस तरह से। तो वो वहाँ पे शुरू हो गया था। तो उन्होंने वैसी फिल्म देखी थी, और उन्होंने अमेरिकन सिनेमाटोग्राफ में एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने संत तुकाराम का इस तरह से उन्होंने सराहा था कि एक भारत ऐसा देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, वो ब्रिटिश के अमल के नीचे हैं, और वहाँ से ऐसी ब्रिलियंट सिनेमेटिक लैंग्वेज है, ऐसी फिल्म आती है, ये बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत सराहने वाली बात है। इस तरह से उन्होंने लिख के रखा है फ्रैंक कापरा। वाह। तो उसके बाद जाके फिर एक बड़ा जो अपने को अवार्ड जो मिला था, वो नीचा नगर, चेतन आनंद साहब की फिल्म थे, देवानंद साहब के बड़े भाई साहब, उन्होंने नीचा नगर नाम की फिल्म 1946 में बनाई थी। उसको कान को अवार्ड मिला था, कान फेस्टिवल में। तो ये 2 फिल्में उनको अवार्ड मिल चुका था, बाकी थोड़ा थोड़ा यहाँ कुछ हो रहा था। और बाद में जैसे आपने बोला कि सत्यजीत राय ने अभी ऐसे बताया कि ये दोनों को तो अवार्ड मिल गया था, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि सत्यजीत राय ने पाथेर पांचाली के जरिए भारतीय सिनेमा को दुनिया के नकाशे पे जाके रख दिया, वर्ल्ड मैप पे। वैसे कि इंडिया इज़ ऑल्सो फिल्म मेकिंग कंट्री, और ऐसी फिल्म ये सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली से हुआ। एक मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि भले ही मतलब ब्रिटिश लोग यहाँ पे हों, हम पे रूल कर रहे हों, लेकिन सिनेमा के ज़रिए संत तुकाराम से लेके ये बाकी जो दूसरी फिल्म भी गई, तो इसके मतलब हम लोग फिल्म में बड़े फ्रीडम, मतलब वो थे कि हम अपनी बात कह सकते थे और ग्लोबल जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कला जो अपनी थी, इसको ऑलरेडी एक फ्रीडम महसूस कर रहे थे। क्या होता है कि हम जैसे समझ ब्रिटिश अमल के नीचे हम थे, लेकिन हमारे जो फिल्म वाले थे ना, वो दुनिया से जुड़े हुए थे। जैसे शांताराम ने 1933 में प्रभात के लिए सैरंध्री नाम की फिल्म बनाई। ये हिंदुस्तान की पहली कलर फिल्म थी। जब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना, अभी कलर आना, कलर कभी आया हमारे यहाँ 1962 में जब जंगली बनी, तब से कलर का इरा शुरू हुआ। उसके पहले 2-3 कलर फिल्में बनी नहीं थे, लेकिन पहली फिल्म 1933 में शांताराम बापू ने बनाई थी, सैरंध्री। उसको और उन्होंने क्या किया था, फिल्म शूट की, वो कलर के टेक्नीशियन वहाँ से लाए थे, और वो पूरा लेकर शांताराम 1933 में जर्मनी में गए थे, और वहाँ की लैब में उन्होंने सारा डेवलप किया था वो, उसको डेवलप करके। लेकिन क्या हुआ, कुछ कलर कुछ पहली बार कर रहे थे, कुछ गलतियाँ हुई, तो सारा वो फिल्म का जो रेडिश हो गया था वो फिल्म में, रेडिश टोन उसका आ गया था। तो बड़ी रेडिश, जो बाकी कलर नहीं थे, तो रेडिश। लेकिन उन्होंने किया इस तरह से कि वहाँ पे लैब है, ये भी शांताराम को यहाँ बैठ के मालूम है, वहाँ फेस्टिवल है, ये उनको मालूम है, वहाँ कुछ चीज़ें हैं। जैसे देविका रानी जर्मनी से सीख के आई थी, वो भी जर्मनी से, वो तो शी वॉज अ यंग लेडी एंड शी वांटेड टू ट्रेन हरसेल्फ, तो शी वेंट टू जर्मनी। उन्होंने मेकअप का और कॉस्ट्यूम का वहाँ पे स्टडी किया था, उसके साथ फिल्म मेकिंग का भी उन्होंने सीखा।
तो कमाल है, मतलब तो ये फिल्म मेकिंग हाँ, एक तो ऐसी इंडस्ट्री थी जो पहले से ही मतलब क्या क्या बिल्कुल, गिव एंड टेक ग्लोबली चल ही रहा ये था चल रहा उसका। था। और उसको कोई मतलब कोई ना रोक उससे नहीं ब्रिटिश पाया, ना ब्रिटिश ब्रिटिश रूल से रोक कोई पाया, ना कुछ कोई मतलब नहीं, रोक। कोई मतलब नहीं था उसका। कमाल। वो अपना काम करे, क्योंकि क्या है कि फिल्म एक ऐसा मीडिया है ना, वो दुनिया से जोड़ता है। जैसे मैं भी थिएटर से आया हूँ, हाँ, मेरे लिए थिएटर के लिए बहुत इज्जत है। मैं थिएटर मैंने बहुत कुछ जानता हूँ थिएटर के बारे में, मराठी थिएटर, इंडियन थिएटर, दुनिया का थिएटर मैंने देखा हुआ है। लेकिन सिनेमा के साथ ऐसा, सिनेमा इज़ अ ग्लोबल मीडियम, करेक्ट। वो विजुअल मीडियम है। तो फिर दुनिया में क्या क्या होता है, जैसे नाटक वाले भी रखते हैं ना, हम हमारे नाटक वाले यहाँ नाटक करते थे तो उनको स्तानिस्लावस्की मालूम है, वो तो रशियन था, लेकिन स्तानिस्लावस्की स्कूल क्या होती है उनको मालूम है। तो इस तरह से जैसे साहित्य के लोग थे, साहित्य में वहाँ दस्तवस्की है, मालूम है लोगों को, वहाँ बहुत सारे जो राइटर दुनिया भर के इनको मालूम थे, तो वो कनेक्शन था। चेकॉव भी करते हाँ, थे चेकॉव से सबको लोग जानते थे वहाँ से, लेकिन उनके कुछ प्रभाव भी थे, साहित्य पे थे, नाटक में थे, सिनेमा में थे। और सिनेमा के साथ ये क्या हुआ था कि हॉलीवुड ने एक जो बात की वो दुनिया ने किसी ने नहीं की। हॉलीवुड का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री पे था। उन्होंने जिस तरह से इंडस्ट्री नाम की एक चीज़ डेवलप की, स्टूडियो, ये सब ने कॉपी किया, पूरी दुनिया ने कॉपी किया। ये स्टारडम हॉलीवुड से हमने कॉपी किया, हमारे यहाँ का स्टारडम था, उस स्टारडम हमने वहीं से कॉपी किया। फिर ये सारी चीज़ें वहाँ की जो होती है ना, फिर वो मैगज़ीन आए, फिर वो गॉसिप चला, ये सारा हमने वहाँ से कॉपी किया। ये हॉलीवुड ने बनाया था, ये सारा पूरा ये एक ढांचे बना के दे दिए हॉलीवुड ने, हमने इसको फॉलो किए थे। तो इस तरह से चलता था। करेक्ट। तो अब हम जैसे सत्यजीत रे, हाँ, के तो जैसे ये सब चल रहा था, इंडस्ट्री हमारी ये सारी चीज़ें करती थी। स्टूडियो सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया था कि सैलरी पे लोग काम करते थे, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब सत्यजीत राय साहब ने क्या किया, अभी वो भी मैंने एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे जो मेरे सीनियर्स थे, तो वो होता था कि यार तुम नए बच्चे सत्यजीत राय करते हो, इसके पहले कुछ हुआ नहीं क्या था। मैंने बोला हुआ, लेकिन सत्यजीत राय ने एक धारा बनाई, एक स्कूल बनाई, सत्यजीत राय स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, उसको फॉलो करते गए जनरेशन आगे की। अभी आज की तारीख में अभी ये मार्टिन स्कोर्सेज़ी की नई फिल्म कल रिलीज़ होने जा रही है। उन्होंने बोला कि दिस फिल्म इज़ इंस्पायर्ड बाय पाथेर पंचाली। तो 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब हुआ था। तो अभी ये सत्यजीत राय साहब का क्या हुआ था, वो तो उनका ग्रेजुएशन हुआ, फिर बाद में वो शांति निकेतन, उनके माँ ने माता जी ने बोला कि आपको शांति निकेतन देगा, उनका रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा इनाम, उनको शांति निकेतन जाके पढ़ना। तो वहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने किया वहाँ कुछ फिल्में स्टडी की, फिर वो घूमने बहुत कुछ किया वहाँ पे उन्होंने। तो वहाँ उनके जो टीचर थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात उनको विजुअल के बारे में बताई। अभी तुम आर्ट स्कूल के हो, तो उन्होंने क्या किया था कि वो क्लास में नहीं, वो जो उनके टीचर थे वो थोड़े से अंधे थे, तो बोलते चलो बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ के करते। तो वहाँ चले गए, तो बोला कि तुमको ये पेड़ का चित्र निकालना है। फिर वहाँ पे गाय थी, वो गाय का चित्र निकालना है। तो सब लोग ने वो जो ऐसा करके करते हैं ना, वो इस तरह से करना करके जो करके करना शुरू कर दिया, फिर दिखाया। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये जो तुमने किया ना, ये तुमने जैसी गाय दिखी उसकी कॉपी बनाई, जैसा झाड़ दिखा उसकी कॉपी, ये नहीं, इसका चित्र नहीं बोलते। तुम उसको देख लो, अंदर जाने दो उसको, और फिर उसको निकालो, वो तुम्हारा क्रिएशन होगा। तो ये बहुत बड़ा लेसन लेके रे साहब वहाँ से निकले थे। और फिर वो एक कलकत्ता में एक ब्रिटिश एड एजेंसी में वो कॉपीराइटर, विजुअलाइजर के तरीके से काम करते थे। तभी पाथेर पंचाली इनकी नावल उनके पास आई, उसका बच्चों लोगों के लिए स्पेशल वर्जन बना था। तो वो उसको लेकर उनको बनाया कि इसके भी ये एक किताब छप रही है, तो इसका कवर और लेआउट बनाना है। वो काम आया और वो रे साहब को दिया गया। तब पहली बार उन्होंने नावल पढ़ी, जो बच्चों के लिए उसका संक्षिप्त वर्जन था, वो पूरी नावल नहीं थी। वो उन्होंने पढ़ ली एंड वो जैसे बोलते ना कि ही वॉज हुक्ड। वो उतने उसमें घुस गए उन्होंने। और उस तक वो फिल्म सोसाइटी चलाते थे उन्होंने फिल्म, उनके सारे दोस्त थे, चिदानंद दास गुप्ता जो अपर्णा सेन के पिताजी हैं, हाँ, ये सारे उनके अच्छे अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने, जैसे हम जमाने में बोलते हैं ना, अरे एक दिन मैं कुछ ऐसा ज़िंदगी में करूँगा, तो उन्होंने बोला था एक दिन मैं ऐसी फिल्म बनाऊँगा दुनिया देखती रह जाएगी। हो गया ऐसे, तो वो तो ऐसे बोल गए थे। तो ये कहानी को लेके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक ढांचा, स्क्रिप्ट का ढांचा बनाया,
और वो बोल के एक मुझे फिल्म करना है। तो जब फिल्म का एक आइडिया आपके पास होता है, आपके पास सारा मटेरियल है, फिर आप तो ये बाइसिकल थीव्स उन्होंने पहले देखी थी ये सब ना काम ना शुरू से नहीं, करने इसके से बाद पहले? की बात, इसके बाद की बात इसके है? बाद ओह, है। ओके। पहले उन्होंने ये सोचा, ये 45 की बात है, 1945। तो जैसे उन्होंने ये कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया, तो फिर बोला कोई दोस्त बोले ये फलाना प्रोड्यूसर है, ये फलाना प्रोड्यूसर है, वो सबको मिलते रहे, जैसे कोई स्ट्रगलर मिलता है सबको मिलते रहे। तो जब बताते, कहानी बताते, तो पहले तो वो बोलते थे कि अच्छा ये ठीक है, कोई बोलता था अच्छे कहानी करेंगे, फिर वो बोलते थे अच्छा वो फलाना एक्टर को, नहीं नहीं मुझे एक्टर नहीं चाहिए, मुझे नॉन एक्टर चाहिए। ये क्या होगा, कैसे कैसे हो सकता है, नहीं जिसने कभी काम, तो वो कैसे काम करेगा कैमरा के सामने, नहीं हो जाएगा। फिर मुझे रियल लोकेशन पे शूट करना है, मुझे जो नेचुरल बारिश है वो बारिश में शूट करना है। अब ये तो हो ही नहीं सकता, बारिश में कैसे शूटिंग करोगे, नहीं ये मुझे करना है, ऐसे से करना है। तो बोले ये पागल लड़का है, पागल लड़का है। तो कोई एंटरटेन, बहुत लोगों को मिले स्ट्रगलर जैसे मिलता है, इसको मिले उसको, किसी ने पागल बोला, क्या क्या बोला, सब सुनते रहे, कुछ नहीं रहा। ऐसे करते करते 47 में उन्होंने कलकत्ता फिल्म सोसाइटी बनाई। और वो एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि फिल्म सोसाइटी मूवमेंट का आरंभ वहाँ से हुआ, वहाँ हमारे देश में। और एक बहुत बड़ा, एक ऐसी इनफॉर्मल स्कूल बनी, मैं उसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। तो मतलब आज बहुत सारे फिल्म सोसाइटीज़ हैं देश में, काफ़ी हैं देश में, तो पहली बार इन्होंने सत्यजीत राय ने शुरू किया था फिल्म सोसाइटी। कलकत्ता फिल्म सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1947, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसी साल की बात है। अच्छा। तो वहाँ से ये सब शुरू। तो वो फिल्म सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि दुनिया भर की फिल्म लो, देखो, उसके बाद चर्चे करो, बातें करो, उसकी किताबें पढ़ो, ये करो, और आप में जो एक फिल्म देखने वाला आदमी है उसको एजुकेट करो। तो ये सारा वहाँ से शुरू हो गया था। तो ऐसे करते करते वो फिल्म के लिए वो बेचारे कुछ कुछ कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। और 1949 में उनकी जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी ने उनको लंदन में 6 महीने के लिए भेजा, उनके कुछ ऑफिशियल काम के लिए। तो वहाँ चले गए, और तभी उन्होंने ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में वो 6 महीने में 90 फिल्में देखी। दुनिया भर की 90 फिल्में वहाँ देखी। उसमें एक थी बाइसिकल थीव्स, वितोरियो दी सिका की। और उससे फिर वो प्रभावित हो गए। प्रभावित ऐसे हुए कि जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है, उन्होंने डायरेक्ट इंस्पायर नहीं किया। तो मेरे मन में एक विचार आता है, फिर संदीप भी बोल रहे हैं तो हो सकता है। ऐसे उनको ये हो गया कि वो somebody, अरे ये हो सकता है। तो उन्होंने चलो कर सकते हैं, ये इन्होंने ऐसी फिल्म कर सकते, मैं कर सकता हूँ। तो वो फिल्म कहती, जैसे मैंने पता है कि ये जो न्यूरलिज्म था, इन्होंने स्टूडियो के बाहर रियल लोकेशन पे शूटिंग शुरू किया, नॉन एक्टर्स लाना शुरू कर दिया, और जैसी पूरी ज़िंदगी सामने दिखती उसी को लेकर कहानियाँ बनाई। इनके पास तो कहानी वैसी थी। तो देन ही गॉट इंस्पायर्ड, वो वापस आ गए और उन्होंने अभी तो मैं करूँगा। फिर भी कोई पैसा नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने 1950 में उसका शूटिंग शुरू किया, पत्थर पंजली का। तो नौकरी करते थे, और नौकरी करते करते सैटरडे संडे वीकेंड में वो शूटिंग करते थे। तो उसके लिए जितना खुद का जो सेविंग था वो उन्होंने डाल दिया, कोई दोस्तों से पैसे डाल दिए, बीवी के गहने डाल दिए, बेच दिए। ऐसा करके उन्होंने कुछ पहले फिल्म बनाई। उसी दौरान जॉन रेनवा कलकत्ता में आए थे, फ्रेंच डायरेक्टर, वॉज अ मॉन्यूमेंटल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। तो वो एक द रिवर नाम की फिल्म करने के लिए आए थे। तो रे साहब उनको जाकर मिले, तो उनको बोला हमारी फिल्म सोसाइटी में आपका बुलाना है। उनको बुलाया, उनकी फिल्म दिखाई, कुछ हो गया, चर्चा विर्चा सब इंटरेक्शन हो गया। फिर उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपका जो शूटिंग चल रहा था, मैं अगर आपको ज्वाइन हूँ, अरे यस व्हाई नॉट, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो खाली सैटरडे संडे उनकी शूटिंग अटेंड करते एज एन ऑब्जर्वर, नॉट असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसमें उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहाँ का मिल गया। और फिर उन्होंने अपनी फिल्म का शूटिंग, पत्थर पंचली का शूटिंग शुरू किया 1950 में। सब नॉन एक्टर्स थे, सारे नॉन एक्टर्स को लेकर उन्होंने शूटिंग शुरू किया। यहाँ तक कि उसमें जो एक दादी माँ है, बहुत बुढ़िया दादी माँ है, तो उसके लिए वो ढूंढ रहे थे। तो किसी ने बोला नहीं वो एक फलानी एक्ट्रेस है, फलानी एक्ट्रेस है। तो बोला नहीं, वो उसको कोई 60 साल की, 70 साल की, उसको और बूढ़ी नहीं करना, मुझे वैसी चाहिए। तो वो मिलती नहीं थी। मैं फिर कहीं से कोई उनका असिस्टेंट था, बोला एक औरत मुझे मिली है, वो कलकत्ता में दूर में कहीं एक झोपड़पट्टी है, वहाँ पे रहती है, तो उनको मिल। तो वो गए वहाँ पे, और वो जो झोपड़पट्टी में वो लोग जो रहते थे ना, वो लोग को एक किस्म के वेश्या वो थी वहाँ पे, वो रहती थी। तो ये जो चुनीवाला देवी जिनको उन्होंने फाइनल किया, वो वहाँ पे रहती थी। और उन्होंने एक प्लस पॉइंट ये हो गया, उनको जैसी बूढ़ी चाहिए थी वो वैसी बूढ़ी थी।
और एक प्लस पॉइंट ऐसा था कि जब वो जवान थी तो उन्होंने एक्स्ट्रा का काम फिल्म में किया था, तो शूटिंग कैसे होता है उनको पता था, तो उनको फाइनल कर दिया। इस तरह से उन्होंने सारा कास्टिंग किया, फिल्म शुरू कर दी। और फिर जो सारा एक दिन ऐसा आया कि वो 1950 में शुरू तो किया, लेकिन पैसे जैसे ख़त्म हो गए, फिर शूटिंग रुक गया। और उसी दौरान मारिया सीतोन नाम की एक विद्वान लंदन से आई थी, और उनका सिनेमा का बहुत बड़ा अभ्यास था, दुनिया भर की सिनेमा का ये था। एंड वो आई थी यहाँ पे, वो घूम रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी, फिल्म देख रही थी। और पंडित नेहरू उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने उनको बुलाया था। वो आई थी तो उनको कहीं पे पता चला, कलकत्ता चला कि एक नया लड़का है, कुछ फिल्म बनाई है, तो पता चला तो देख लेते। तो उन्होंने जाके रशेस देख लिए। तो जैसे उन्होंने रशेस देख लिए तो शी वॉज सो इम्प्रेस, ये तो बहुत ग्रेट फिल्म बनने जा रही है, और ये बच्चा तो अटक गया, पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या करो, नहीं पैसे नहीं, क्या करेंगे। तो उन्होंने नेहरू जी से बात की, मारिया सीतोन ने, ये कैसे भी करो, इसको पैसे दो, फिल्म पूरी करवा दो। तो पंडित नेहरू ने उस वक्त के सिद्धार्थ शंकर रॉय करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उनको बोला भाई इनको पैसे दे दो। अभी वो ज़माना ये था कि अभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना किसी स्टेट गवर्नमेंट फिल्म को कैसे फंडिंग किया है, इसकी कोई स्कीम ही नहीं थी, कोई योजना नहीं, कभी हुई नहीं थी गवर्नमेंट से फंडिंग। तो गवर्नमेंट का जब वैसा नहीं है तो पैसे भी नहीं दे सकते, अभी इसको कैसे पैसे दे। और ऐसा कुछ मामला है ही नहीं ना गवर्नमेंट में, तो कैसे पैसे दे। तो सिद्धार्थ शंकर तो नेहरू बताइए उसको पैसे दिए क्या। तो फिर एक बार उन्होंने बोला यार बेटे को उसको बुलाओ, भाई तुम्हारी फिल्म का कुछ कहानी बताओ। तो बोलते उन्होंने फिल्म का नाम बोला पाथेर पांचाली, वो नॉवेल का नाम। तो बोला पाथेर पांचाली, तो पाथेर माने बंगाली में रास्ता होता है, तो उसका इंग्लिश टाइटल है सॉन्ग ऑफ द रोड। तो रोड है, पाथेर माने रोड है, तो फिर उसको PWD से पैसे दे सकते हैं। तो उनको PWD से पैसे दिए, वहाँ कोई NFDC वगैरह ऐसा कोई था नहीं उस वक्त। तो PWD ने वो रोड की कुछ फिल्म है तो उनको पैसे दे दिए। तो बाद में फायदा ये हुआ कि फिल्म तो कम हो गई। तो उस तरह से उन्होंने फिल्म, और फिर वो फिल्म उन्होंने मारिया सीतोन ने वो कान में भेजी, और मोमा में उसका पहला वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। मोमा यानी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ उसका स्क्रीनिंग हुआ था। तो उसके लिए वो फिल्म रेडी करने के लिए, वो फेस्टिवल में रेडी करने के लिए 15 दिन उसका पोस्ट करने के लिए सत्यजीत राय दिन रात उसके पीछे पड़े थे। और वो फिल्म लाकर फाइनली एयरपोर्ट पे दे दी। उनके कुछ साथी थे, वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे सारे कागज़ विगज जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती थी फिल्म भेजने की वो सारी कर रहे थे। और सत्यजीत ने वहाँ डब्बे उनको हाथ में दे दिए, वो खुद वहीं पे वो बेंच पे सो गए, वहीं सो गए थे। और फिल्म चली गई। और फिर बाद में उसको कान में उसको अवार्ड मिला। और उसका जो साइटेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जो बात आपने शुरू की थी न्यूअरिज्म पे, न्यूअरिज्म का बड़ा प्रभाव हमारे सत्यजीत राय पे था। और कान में उसको जो साइटेशन मिलता है, वो साइटेशन है द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट, द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट, दिस वॉज द साइटेशन। तो ये पाथेर पांचाली की पूरी कहानी यहाँ से। फिर जैसे वो फिल्म हो गई, फिर वो तो चली गई। तो ऐसे बोलते हैं ना कि पाथेर पांचाली ने हमारा सिनेमा दुनिया के मैप पे जाके रख दिया, दुनिया को बताया कि हम क्या कर सकते, ग्लोबल मैप पे। उसी पहले 5 साल पहले 1950 में अकीरा कुरोसावा ने राशोमन बनाई थी। हाँ, और वो वेनिस में चली गई। और तब से ऐसे बोला जाता है कि जापान को रिकॉग्निशन राशोमन की वजह से दुनिया में मिला। हाँ। तब तक जापान दुनिया को मालूम नहीं, फिल्म बनाते सब लोग तो बनाते, लेकिन राशोमन वॉज रिस्पेक्टेड जापान वॉज रिस्पेक्टेड थ्रू राशोमन वर्ल्ड ओवर फ्रॉम दैट फिल्म। तो ये सारी इस तरह से सत्यजीत राय ने पाथेर पांचाली, हमारी पाथेर पांचाली, और फिर वो चली गई। फिर उसके बाद में उन्होंने अपराजितो बनाई, फिर अपूर्व संसार बनाई, और तीनों जो उसके ट्रियोलॉजी बोलते उन्होंने बनाई थी। यस। तो यहाँ से न्यू सिनेमा और रियलिज्म सिनेमा शुरू हुआ। तो म्यूज़िक कैसे चेंज हुआ? मतलब म्यूज़िक जो पहले जो क्या कहते हैं लोकेशन पे बजाते थे, उसके बाद बैकग्राउंड आ गया। तो पहले ये था कि हर मोड पे म्यूज़िक दिया जाता था, उसके बाद सिलेक्टिव हो गया, राइट? डायरेक्टर का अपना एक पर्सपेक्टिव आ गया म्यूज़िक को, बैकग्राउंड को हैंडल करने का। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे म्यूज़िक अपना वो बढ़ता गया और चेंज होता गया अलग अलग डायरेक्टरों के साथ, अलग अलग उनके परसेप्शन के साथ?
अभी म्यूज़िक की बात करने से पहले एक थोड़ा सा हम जब पत्थर पंचल की बात कर रहे हैं तो उसकी म्यूज़िक की बात बता दूँ। जब फिल्म पूरी हो गई और उनको सत्यजीत राय चाहते थे कि इसका म्यूज़िक पंडित रविशंकर करे। ओके। उस ज़माने रविशंकर तो दुनिया घूमते थे, वो हाथ में नहीं लगते थे, तो फिर भी उन्होंने कांटेक्ट किया। वो दिल्ली में आए थे, तो उनको बोला कि मेरी ऐसी ऐसी फिल्म कि आपको मुझे उसका म्यूज़िक करना है, तो उन्हें स्क्रिप्ट भेज दी। बोला तुम स्क्रिप्ट भेज दो, तो स्क्रिप्ट देख ली उन्होंने। तो फिर बोला ने कि मुझे फलाने दिन मैं कलकत्ता में हूँ, और कलकत्ता में हूँ और दोपहर को 2 बजे से लेके रात तक मेरे पास फ्री टाइम है, उसके बाद नहीं है। तो रात 2 बजे वो आए, उनको कलकत्ता का जो भी काम था, कंसर्ट था, सब कर लिए, और वो म्यूज़िक को रशीद देख के उन्होंने देख लिए थे, और दोपहर को 2 बजे उन्होंने काम शुरू किया, रात को 12-1 बजे तक पूरा बैकग्राउंड कर दिया था उसका। ओह, एक ही दिन में? एक ही दिन में। अच्छा। एंड व्हाट अ म्यूज़िक। उसमें वो जो हमारे यहाँ आगे जाके ना थीम म्यूज़िक बना। एक कैरेक्टर को एक म्यूज़िक का पीस देते थे, उसकी एक पहचान बनाते थे। एक कैरेक्टर आता है तो एक पर्टिकुलर म्यूज़िक बजता है, वो सारा वहाँ से शुरू हो गया था। तो उससे उसको एस्थेटिक में मोटिव बोलते हैं। और मोटिव से आप खाली कहानी नहीं आगे लेके जाते, एक उसका मूड आगे लेके जाते हैं, एक मूड बनाते हैं। ये म्यूज़िक बजेगा तो अभी ये होगा, वो मूड बनता है। वो सारा पथिर पंचली से शुरू हो गया था। अभी इसके पहले हम, जैसे आपने पूछा म्यूज़िक का, हमारे यहाँ जैसे साइलेंट ट्रेन में हमने बात की थी कि साइलेंट ट्रेन में वो सामने बैठ के लाइव म्यूज़िक देते थे। बाद में म्यूज़िक हमारे यहाँ जब टॉकी शुरू हुआ तो म्यूज़िक तो अभी वो टॉकी में अभी आपको म्यूज़िक का ट्रैक भी डालना है ना, डायलॉग का ट्रैक है तो म्यूज़िक का ट्रैक भी डालना है, तो वो सारा वहाँ से शुरू हो गया था। लेकिन शुरू में म्यूज़िक का मतलब हमारे यहाँ क्या था, म्यूज़िक डायरेक्टर का मतलब ये था, बैकग्राउंड म्यूज़िक का सोच कम थी उस वक्त। म्यूज़िक का मतलब ये था कि गाने बजेंगे। जो इंद्रप्रस्थ नाम की फिल्म बनी थी 1932 में, उसमें एक फिल्म में 71 गाने थे। ओह बाप रे। अरे बाप रे। तो गाने 71, एक फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में 71 गाने। ओह सोचिए, 71 गाने, मतलब एक गाने एक फिल्म में। तो इसको वो गाने का म्यूज़िक बनाना, ये यहाँ से हमारा ट्रेंड, म्यूज़िक का ट्रेंड शुरू हो गया। तो उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो उस्ताद लोग थे। और हमारा जो म्यूज़िक का कल्चर हमारा जो है वो क्या है कि जब हम शास्त्रीय संगीत या तो हमारे यहाँ होता है या तो हमारे यहाँ फोक होता है, लोक संगीत जो बोलते हैं वो होता है। तो उसका अपना अपना तरीका म्यूज़िक देने का, जो गाता है और उसको सपोर्ट करने वाला जो म्यूज़िक होता है उसका अपना अपना तरीका होता है। साथी जैसे शास्त्रीय संगीत में वो गायक गाता है और बाजू में लोग जो तांबोरा लेके बैठा है, कोई तानपुरा लेके बैठा है, कोई हारमोनियम बैठे, कोई तबला लेके बैठा है, और वो उसको सपोर्ट करने वाला म्यूज़िक होता है। करेक्ट। तो यही स्टाइल था, इसी से वो म्यूज़िक डायरेक्टर इसी तरह काम करते थे। तो वो क्या करते थे, वो गाने का ट्यून बनाते थे। वो ट्यून बनाते थे, गाना आ गया उसका ट्यून बनाया, और बाद तभी वो ये नहीं था कि मैं पहले ट्यून दूंगा बाद में तुम गाना लिखो। शुरू में ये मामला नहीं था, वो बाद में आया। तो पहले गाना लिखा है, अभी गाने को लेके मुझे ट्यून बनाना है। मैं ट्यून बना लिया तो उसके ट्यून डा मैंने कर लिया। बाद में मैं अच्छा तुम यहाँ पे थोड़ा सा हारमोनियम बजा लो, तुम तबला बजा लो, तुम सारंगी बजा लो, इस तरह से वो थोड़ा सा ऐड करते थे। इस तरह से वो म्यूज़िक बनता था गाने का। अभी जिसको रियल मायने में हम संगीत बताते, फिल्म का संगीत, वो कब हुआ, जब ये गोवा के लोग आए मुंबई में। गोवा के जो म्यूजिशियन मुंबई में आए, तो उनका जो ट्रेनिंग था ना वो वेस्टर्न म्यूजिक का था। गोवा वॉज अ पोर्तुगीज कॉलोनी। करेक्ट। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वायलिन, बिलिन, गिटार, यही सारे इंस्ट्रूमेंट सुने थे। वहाँ कोई तबला, पेटी, सारंगी, सितार वाला मामला था ही नहीं। और उसकी जो कॉन्सर्ट, वेस्टर्न कॉन्सर्ट का जो कल्चर था उसमें से वो लोग आए थे। और वो लोग जो आए मुंबई में, तब उन्होंने ये संगीत में वो बड़ा बदलाव लाया। तो क्या लाया कि अभी एक गाना बनेगा, तो जैसे उन्होंने बोला ट्यून, फिर ये बजा, ऐसे नहीं, उसका इंट्रोडक्टरी म्यूज़िक बनेगा, फिर मुखड़ा आएगा, फिर इंटरल्यूड आएगा, फिर एक अंतरा आएगा, फिर इंटरल्यूड आएगा। ये इसका जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। अच्छा। और उसमें क्या बजेगा, कहीं पे क्या बजेगा, ये सारा उन्होंने तय किया। तो ये जो उनको अरेंजर बोलते हैं। तो अरेंजर एंड देन दे आर कंडक्टर, ऐसे थे। तो वो लोग ये करते थे। ये लोग आए जैसे एंथनी गोंसाल्विस नाम के बहुत बड़े
म्यूजिशियन वहाँ से आए थे और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ बाकी लोग भी थे, डेनियल था जो शंकर जैक्सन के पास थे। तो ये सब गोवा के लोग आए, इन्होंने ये सब ऐड करना शुरू कर दिया, तभी जाके बना। तो मैं जैसे हम बोले कि लता जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लता जी बहुत बड़ी गायिका है, महान गायिका है, लेकिन आप जब गाना सुनेंगे ओ सजना बर, अभी ये लता जी गाती है लेकिन उसके पहले सितार बजती है। उस सितार बजने से वो जो माहौल है, बारिश गिरने वाला है, वो सारा क्रिएट होता है। वो सितार किसने बजाई? वो आचार्य नाम के थे म्यूजिशियन, उन्होंने सितार बजाई, और रविशंकर ने नहीं बजाई। तो ये बहुत सारे म्यूजिशियन उस वक्त आ गए, उन्होंने बहुत क्रिएटिवली काम किया था। तो इसमें दो चीज़ें हुई कि जैसे गाने सिर्फ बनते थे, तो गानों को किस तरह से सजाए, उसको ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं। जैसे हम प्यारेलाल साहब ने मुझे एक बार बताया था कि आपने घर ले लिया, अभी घर में इंटीरियर किसी और घर में रहते नहीं ना हम, आप लगते ये टेबल यहाँ रहेगा, कुर्सी यहाँ रहेगी, ये दिए, लेकिन जब इंटीरियर को लेके आते तो वो क्रिएटिवली सोचता है कि कैसे रहेगा, कलर क्या रहेगा, कलर स्कीम क्या, मतलब यूटिलिटी भी होती है और क्रिएटिविटी भी होती है। अच्छा क्रिएटिविटी, उससे एस्थेटिक होता है। तो ये म्यूजिशियन ऐसे थे, वो ऑर्नामेंटेशन करते थे। तो इस तरह से मतलब भाव भी रखा है गाने का, हाँ, पूरा मतलब जो फील है वो रखा है, और उसको फिर सजाया जाता था कि उसको कैसे, क्या, कहाँ से, ऑर्केस्ट्राइजेशन भी उसका पूरा एग्जैक्टली ये सारा करते थे। और फिर इन्होंने सही मायने में बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे यहाँ शुरू किया। हाँ, ये जो म्यूजिशियन आए ना, इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक का काम बड़े पैमाने पे किया। ये बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे, ज़्यादा से लेके संगीतकार जो होते थे उसके सिवा ये लोग काम करते थे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या होता है कि एक मूड है, जो भी करुण रस है या कोई हॉरर फिल्म है, जिस किस्म का जॉनर है, तो उसको किस किस्म का म्यूज़िक चाहिए बैकग्राउंड में, वो ये लोग बताते थे, क्रिएट करते थे और वो बनाते थे। तो ये सब संगीत में ये सारा बदलाव वहाँ से शुरू हो गया। और 1934 में पहली बार हमारे यहाँ 31 में हमने हमारी टॉकी पहली बनाई आलमारा, और 3 साल में वो पहले गाँव उसमें से लाते थे, और 34 से लेके फिर वो प्लेबैक सिंगिंग भी शुरू हो गया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने में नहीं हुआ था, थोड़ा सा शुरू हो गया था। और फिर जैसे बॉम्बे टॉकीज की जो फिल्में थी, अछूत कन्या वगैरह, उसमें अशोक कुमार खुद गाते थे गाना, और उस ज़माने में वो बहुत मज़े की बात है। आपको अगर वो किसी को देखना है ना, तो मराठी फिल्म में मानुस, या तो हिंदी में आदमी विशांतराम की, वो आप मज़े के लिए एक बार देखने कैसे म्यूज़िक बनता था। तो वो जो विशांतराम की फिल्म थी मानुस मराठी में, उसका हिंदी वर्जन है आदमी। तो ये म्यूज़िक कैसे उस ज़माने में दिया जाता, उसका आपको देखने को मिलेगा, अभी तो कहीं देखने को मिलेगा, वो उसी फिल्म में देखने को मिलेगा। तो क्या करते थे कि वो शूटिंग, फिल्म में शूटिंग दिखाई जा रही है, फिल्म चल रही है, शूटिंग दिखाई जा रही है, वो हीरो हीरोइन जो फिल्म के वो जा रहे हैं कहीं पे गांव में, रास्ते में शूटिंग चल रहा है तो लिखते हैं। तो शूटिंग क्या है, वो गाने का शूटिंग है। तो गाना कैसा है कि वो जो हीरो हीरोइन जो भी है फिल्म के, जिसका शूटिंग चल रहा है उस फिल्म के हीरो हीरोइन वो गा रहे हैं, तो वो लाइव गाते, खुद गाते हैं। अभी उसका तो अभी जैसे गाना तैयार हुआ है बाद में शूटिंग है, ऐसा तो वो ज़माने में था नहीं। तो अभी वो लाइव गा रहे हैं, अभी उनको म्यूज़िक भी देना है वो गाने में। तो वो जो फ्रेम है ना, वो फ्रेम के बाहर लोग बैठे, वो बाजा वाला बैठा है, हारमोनियम वो वहाँ से म्यूज़िक बजा रहा है, वो तबले वाला वहाँ कर रहा है, वो सितार वाला वहाँ कुछ कर रहा है। तो वो लोग फ्रेम के बाहर रह के म्यूज़िक को एडजस्ट किया जा रहा है, और ये सारा रिकॉर्ड होता है। हाँ, गाना इस तरह से रिकॉर्ड होता था, लाइव म्यूज़िक बनता था उसका। सही। तो ये उसके बाद में फिर तो हमारे यहाँ शुरू हुआ कि अभी पहले गाने का रिकॉर्डिंग कर लेते, बाद में शूटिंग कर लेते। और अभी आपको नए बच्चों को मालूम ही नहीं होगा, 400 म्यूजिशियन होते थे रिकॉर्डिंग में। ओह, 400 म्यूजिशियन, एक वायलिन का एक होता था तो 50-50 वायलिन वाले हैं, इस तरह से 400-500 म्यूजिशियन होते थे, लाइव होता था। लता जी हैं, रफ़ी जी है, वो गा रहे हैं, वो एक साथ वन टेक में होता था, वन टेक में गाना होता, जैसे आजकल टुकड़ों टुकड़े में होता है, आजकल तो सब बजता है। लेकिन उस में जब लता जैसे बोला एक्शन, तो म्यूज़िक बनना शुरू हो गया। फिर वो जहाँ पे लता को शुरू करना है, जहाँ पे रफ़ी जी को शुरू करना है, वो शुरू करते हैं, बाद में वो बैठते हैं, फिर म्यूज़िक चलता है, फिर आगे अंतरा बोलते हैं, और देन पूरा गाना ख़त्म।
अगर इसमें बुश एक गलती फिर हो गई तो फिर से दोबारा उसी तरह करना पड़ता पहले से। और 400 लोगों को लेके करना, इसको ट्यून करना पड़ता था। ये सारा हो गया था म्यूजिक के साथ। तो बाद में 47 में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद मतलब पहले जो ये स्टूडियो वाला सिनेमा था, फिर आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद क्योंकि पार्टीशन भी हुआ, पार्टीशन में बहुत सारी दंगलें हुई, तो उसके बाद सिनेमा पर उसका कोई असर हुआ या सिनेमा कैसे चेंज हुआ, क्या बदलाव हुए उसमें? उसमें बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि जैसे स्टूडियो सिस्टम तो आगे भी थोड़े चली कुछ साल तक, स्टूडियो में लोग नौकरी करते, सबको पगार दिया जाता, मंथली सैलरी, ये इस तरह से बनता था। और जो स्टूडियो का मालिक था उनका बड़ा उसमें ये था कि मैं बोलूँगा उस तरह से होना कि शूटिंग करो, मुझे दिखाओ, बाद में नेक्स्ट डे का शूटिंग करो, ये सारा उस ज़माने में होता था। लेकिन ये पार्टीशन के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ मुंबई में आ गए। जैसे वहाँ के सिंधी पंजाबी थे, उनको भागना पड़ा, वहाँ कहाँ लोग चले गए, कैसे कैसे हालत में लोग, बहुत बुरी बात हुई। लेकिन कुछ लोग इस तरह से मुंबई तक पहुँच गए कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे और बहुत सारी कैश थी, बहुत सारे गहने थे, और ऐसा कुछ वो लेके आए। अभी तुरंत यहाँ लाकर उसका करे क्या, तो कौन सा बिजनेस शुरू करे। तो कुछ लोग गए बिजनेस में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी इसका क्या करे, इतना सारा पैसा लेके आए। तो उनके कोई पहचान वाले, जान पहचान वाले कोई रिश्तेदार हैं फिल्म इंडस्ट्री में थे, बोले यार तुम फिल्म बना लो ना, फिल्म में डाल दो, प्रोड्यूसर बन जाओ, एक नया धंधा शुरू हो जाएगा आपके लिए, नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। उस तरह से वो लोग आए। अभी ये जो पैसे के वजह से वो प्रोड्यूसर बने, वो फिल्म की उनको जानकारी है या फिल्म का पैसा इन्वेस्ट करना था, इसलिए वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आए। तो उनके लिए वो बिजनेस प्रपोजल था। फिल्म बनाना बिजनेस था, वो कला विला और इस किस्म का कोई सोच विचार था नहीं उनको। तो बोले चलो अच्छी बात है, यहाँ डाल देते पैसे। और उस जमाने में फाइनेंसर भी एक बड़ा धंधा था कि फिल्मों को फाइनेंस करना। तो वो भी कुछ लोगों ने वो ऐसे भी शुरू किया, सब लोग प्रोड्यूसर नहीं बने, फाइनेंस करना शुरू किया। और फाइनेंस का रेट होता था मालूम है, 45% पर ईयर। 45% इतना हाई, 40-50% इंटरेस्ट होता था। लोग देते थे, इतने पैसे देते थे। वो हुंडी का ज़माना था, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर कागज़ के फूल देखेंगे तो उसमें ये बिजनेस भी दिखेगा आपको, किस तरह से प्रोड्यूसर कोई बिजनेस करते, किस तरह से बातें होती, ये नहीं। तो ये जो आए ना, तो इन्होंने ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, जो ये कॉन्सेप्ट बाद में पता चला, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, ये हॉलीवुड के बाद, हॉलीवुड में जो फिल्म मेकर थे अमेरिका में, जो स्टूडियो की फिल्म नहीं बनाते थे, जो बाहर से फिल्म बनाते थे, उनको इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना करना। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। तो हमारे यहाँ ये शुरू हो गए थे, लेकिन कोई बोलता नहीं था उनको इंडिपेंडेंट, लेकिन इन्होंने शुरू कर दी। छोटे छोटे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उनके स्टूडियो नहीं थे, वो सब हायर करते थे। करेक्ट, उनके खुद के स्टूडियो नहीं थे। वो यहाँ के आपका स्टूडियो ले लिया, शूटिंग कर लिया आपका स्टूडियो। तो उनके साथ जब उनकी कंपनी इस तरह से थी कि उनके खुद के स्टूडियो नहीं है, तो उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, जो तब तक था नहीं। तब तक स्टूडियो के पास, अब मैंने बार बार बताया कि स्टूडियो पे अब सबको मंथली सैलरी स्टूडियो था। हाँ। लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने क्या कि ठीक है भाई, अब फलाना एक्टर चाहिए, फलाना टेक्नीशियन चाहिए, उनको ले लेते। तो 1 to 1 बात होती थी। तो तुम कितने, इनको कितने पैसे देने हैं, और वो फिल्म के पैसे थे, उस फिल्म का इतना पैसा, प्रोजेक्ट बेसिस पे हो गया। तो उसको सैलरी का वो निकल गया, फ्रीलांसिंग आ गया। हाँ। और उस ज़माने में पहला डील हुआ था पृथ्वीराज कपूर साहब का। अच्छा। और 48 में उन्होंने पहला डील किया फ्रीलांसर का, एक फिल्म के 1 लाख रुपए लिए थे उस ज़माने के। दैट वाज द हाईएस्ट मनी टेकन बाय एनी इंडियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये फ्रीलांसिंग वहाँ से शुरू हुई। अभी इसका हुआ ये कि जब तक स्टूडियो के साथ फिल्म प्रोडक्शन था ना, तो उसमें कोई डिसिप्लिन थी। क्योंकि उनको वो एक फैक्ट्री है ना, 3 महीने में 6 महीने में एक प्रोडक्ट बनाना है, उस तरह से काम चलता था। वहाँ मस्ती की नहीं चलती थी कि आपको मंथली सैलरी मिलती है, इतने महीने में इतने फिल्म पूरी होने, इतने में आपको लिख के स्क्रिप्ट देना है, इतने में इनको शूट करना है, ये पोस्ट प्रोडक्शन करना है, ये सारा टाइम बेस्ड था। तो फिर प्रोड्यूसर का कंट्रोल हुआ करता। अभी ये तो फ्रीलांसिंग हो गया, प्रोड्यूसर फ्रीलांसर है। फिर वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नाम का एक आदमी आ गया यहाँ पे, और उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर ये सब जो 1 to 1 आता है ना, तो जैसे मेरे रिलेशन है वैसे मैं आपको कंसेशन दूंगा, आप मेरे दोस्त हैं, अरे ठीक है वो संदीप साहब को छोड़ दो, 2 दिन ज़्यादा करता है तो करने दो,
लेकिन बाकी के लिए नहीं, 2 दिन है उसको आज ही करना पड़ेगा। तो ये 1-to-1 बेसिस पे काम चलता रहा। सो एक डिसिप्लिन थी ना, वो टूट गई। वो टूट गई और जो जैसे कहेगा वैसे सारा होता गया। उसमें कोई अच्छा भी हुआ, बुरा हुआ ऐसा, लेकिन कुछ अच्छी भी चीज़ें हुई। लेकिन और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि स्टूडियो में सबको घुसना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। और ये 1-to-1 में क्या हो गया कि मैंने बोला यार वो हमारे संजीव साहब, हमारा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा लिखता है, गाने बहुत अच्छे लिखता है, अरे बुलाओ तो सही, देख लेते हैं। तो इस तरह से लोग आते गए इंडस्ट्री में। कोई गाने वाला आया, कोई लिरिक्स आया, कोई एक्टर आया, टेक्नीशियन आया, तो ऐसे लोग आते गए और इंडस्ट्री बड़ी होती गई। और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स फिर बढ़ते गए, हो गए कंपनियां। ये और ये स्टार सिस्टम फिर वहाँ से ज़्यादा पैमाने में हो गया। फिर ये पहले क्या था, जैसे स्टूडियो में परिवार में कहते कि जैसे आपकी सैलरी है, इसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिला, जो सब एक किस्म का खाएंगे। अभी ये बोला कि नहीं, वो हीरो बोला कि मुझे 5 स्टार का खाना चाहिए, मुझे चाइनीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये सारा वहाँ से शुरू हो गया। और ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर थे, अरे यार दे दो यार उसको, उसके पास पैसे थे, प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या हो, नहीं वो शूटिंग नहीं, वो एक्टर बोल रहा है उसको, अगर वो उसको फ्रूट जूस चाहिए तब तक वो शॉट नहीं देगा। और जैसे कंपनी में पहले सिस्टम्स हुआ करती थी, वो सिस्टम्स ये टूट गई, नहीं थी। तो ये उससे फिर इसका ये हुआ। और उसमें से फिर ये फ्रीलांसिंग, अपने पैसे मांगना, फिर अपना ये अपने उस समय जो पब्लिसिटी बनती थी तो कोई एक्टर नहीं बोल सकता था कि मेरा नाम इतना बड़ा चाहिए, मेरा फोटो। अभी ये शुरू हो गया कि नहीं ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। सो स्टार सिस्टम जो शुरू हुई, हाँ, वो बड़े पैमाने में वहाँ से शुरू हुआ, बड़े स्टार वहाँ से बनना शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जैसे पहले स्टूडियो सिस्टम में एक बात ये थी कि हम एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ, हमने एक सोचा है कि ये थीम है, ये कहानी है, इसको लेकर फिल्म बना रहे हैं। और उसमें भी फायदे तोटे की बात होती थी ना, ऐसे नहीं। वो प्रोजेक्ट था कि भाई नहीं इसमें इतना खर्चा नहीं करती, इस तरह से होता था। अभी ये जो नया जो आ रहा है ना, जो इंडिविजुअल है, उसने बोला मैं इतने पैसे दूंगा, मुझे इसने उसके इतने पैसे बना के दो, ये मामला शुरू हो गया। तो उसके लिए फिर क्या, अरे यार एक काम करना, 2 गाने डाल देना, गाने चलते हैं। अरे वो छोटा एक्टर है, वो उसको निकाल यार, वो बड़ा एक्टर को ले ले, वो पैसे अरे पैसे दे देंगे यार। तो ये यार वाली बात सब शुरू हो गई वहाँ पे कि जो बिकेगा उसको ले लो। अब बजट्स भी थोड़े बजट बढ़ते गए। इस तरह से फिल्म का बिजनेस बढ़ता गया, जिसको इंडस्ट्री बोले, उस तरह से वो बढ़ता गया। फिर स्टूडियो धीरे धीरे सब स्टूडियो डिफंक होते गए, स्टूडियो बंद हो गए। उस सिस्टम भी 50s में जैसे आए हम लोग, तो सिस्टम भी चला गया। बॉम्बे टॉकीज़ की हालत, बॉम्बे टॉकीज़ वॉज द लीडिंग स्टूडियो इन इंडिया, तो उनकी ये हालत अशोक कुमार ने बाद में चलाया, कितने लोगों ने चलाया, बाद में वो डिफंक हो गई। जैसे प्रभात पुरी जो मुंबई में पुणे में थी, प्रभात में भी देवानंद साहब ने, नवकेतन, हाँ देवानंद साहब ने, नवकेतन तो बात की बात है। देव साहब को पहली फिल्म मिली वो प्रभात की, मंथली सैलरी 1948 की बात है, और उसकी सैलरी थी 400 रुपये देव साहब को। ओके, उस टाइम की 400 रुपये। हाँ, उसके डायरेक्टर कौन थे, PL संतोषी, ये राजकुमार संतोषी के पिताजी। वो फिल्म वहाँ से उन्होंने शुरू की थी। तो देव साहब का वहाँ से करियर शुरू हुआ। बाद में ही उन्होंने हर एक फिर देव साहब को वहाँ प्रभात में मिले गुरुदत्त वहाँ ये थे ये कोरियोग्राफर थे। हाँ, प्रभात में। ओके, वो एक्टर नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, वो दोनों की दोस्ती हो गई और उन्होंने वहाँ पे बोला कि अगर आगे जाके मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो पहली फिल्म तुमको दूंगा डायरेक्ट करने के लिए, और तुम बनोगे तो पहली फिल्म मुझे ये करोगे। उस तरह से उन्होंने में हुआ था। बाद में म्यूचुअल हो गया था। बाद में आगे जाके वो गुरुदत्त फिल्म बना, नवकेतन बना। ये फिर ये एक्टर प्रोड्यूसर ने अपनी अपनी कंपनी पे बनाई। ये आगे चलता आगे। करेक्ट। तो एक आगे जाके प्रोफेशनलिज्म हमारे पास रहा नहीं, लेकिन उस ज़माने एक प्रोफेशनलिज्म भी था इनके साथ। और ये लोग क्या करते थे कि देव साहब और गुरुदत्त साहब की तो आपको कहानी मालूम होगी, वो शूटिंग करके 10-20 दिन का शूटिंग करके वो नहीं ये फिल्म नहीं मेरी तरफ से नहीं, वो पूरी फिल्म बंद कर देते थे। अभी इतने कितना सारा पैसा गया। ही वॉज वेरी सेंसिटिव पर्सन। ये नहीं जैसे मैंने सोचा था नहीं बंद ऐसे भी करते थे। तो बाद में फिर वो अभी वाडिया स्टूडियो था वहाँ पे परेल में, ये सब स्टूडियो थे वहाँ पे, वहाँ जाके शूटिंग करते थे लोग।
तो जैसे कागज़ के फूल में आपने पूरा देखा होगा किस तरह से फिल्म बनाई। तो ये सब फ्रीलांसिंग में से ये कुछ हुआ, अच्छा भी हुआ, और उसका जो जो इंडस्ट्री का जो रूप था ना बहुत बड़ा हो गया। बड़ा इन द सेंस एज ए बिजनेस वाइज, करेक्ट, कीजिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के वाइज। और ये जो बाकी पैरेलल जो रीजनल फिल्में बनती गई, जैसे मराठी तो खैर बहुत पुराना उसका वो है, लेकिन साउथ में मलयालम फिल्में बनती गई या तमिल फिल्में बनती गई, तो ये शुरुआत भी इसी के साथ हुई जहाँ पे मराठी जैसे पार्टीशन के बाद हमने ना, उसके पहले ही हुई थी। उसके पहले ही हुई। जैसे मैंने बोला ना कि 1932 में पहली मराठी टॉकी बनी ना, तो बाकी जैसे तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में फिल्में बनती थी, साइलेंट टर्म बनती थी उनकी फिर टॉकी शुरू हो गई, वहाँ अपनी अपनी उनकी इंडस्ट्री बनी है। लेकिन एक आप अगर बारकाई से देखें ना तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अभी भी आज देखिए कि हमारा जो रीजनल सिनेमा है ना, मेन स्ट्रीम वाला, हाँ मेन स्ट्रीम वाला, जो ऑफ बीट बोलेंगे बात अलग है, जो मेन स्ट्रीम वाला वहाँ का सिनेमा और हमारा हिंदी सिनेमा वो सेम है। बताने का तरीका, स्टारडम, गाने, वो जो फॉर्मूला होता ना वो सेम है, उसी को लेके करते वो लोग। तो वैसे होता था। और उसमें जाके फिर जब सत्यजीत राय ने जो धारा लाई, न्यू वेव, जो इंडियन न्यू वेव आई, उसका इम्पैक्ट फिर इन पर भी आया। जैसे फिर केरला में फिल्में बनी, यहाँ पे बनी, ये सब ये वहाँ से होता, लेकिन उनकी इंडस्ट्री बढ़ रही थी। और साउथ में क्या था कि साउथ की इंडस्ट्री डे वन से बड़ी बन गई और पैरेलल टू हिंदी सिनेमा। इसकी वजह ये थी कि उनको हिंदी समझती नहीं थी, तो उन्होंने अपनी फिल्म को इतना बड़ा बना किया। और तमिलनाडु में तो इतना फिल्म का पागलपन है कि वहाँ का हर आदमी फिल्म देखता है। कि तो सुना भी है, हाँ, कि भले वन टाइम खाना ना मिला तो चलेगा, लेकिन फिल्म देखनी है उनका, मतलब इतना बड़ा वो। हाँ, तो ये पागलपन का उसमें से वो जो फिल्म का बिजनेस है वो बड़ा बनता ही गया, साउथ में बहुत बड़ा। वैसे केरला में नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु में हुआ और आंध्र में हुआ। कर्नाटक में कंपैरेटिव फिर थोड़ा कम है, लेकिन कर्नाटक में भी जो स्टार राजकुमार जैसे एक्टर बने, स्टार बने, उन्होंने लीड की, इंडस्ट्री लीड की उस जमाने। तो ये पागलपन था ये। और फिर वो जैसे मैंने बोला ना कि ये बिजनेस का मॉडल जब आ गया ना, तो फिर पब्लिसिटी वगैरह ये सब इतने बड़े पैमाने पे हो गया ना, तो वो जो पागलपन लोगों में था फिल्म देखने का ना, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला उससे इंडस्ट्री और बड़ी बढ़ती गई। तो जैसा हम अभी बात की हमने कि कंपनी से लेके इंडिविजुअलिस्टिक प्रोड्यूसर्स आ गए, अपनी अपनी कंपनियां छोटी छोटी खुल गई, वो बाद में बड़ी हो गई। पैरेलली इंडिविजुअलिस्टिक सिनेमा चलता रहा, मतलब बाद में उसको पैरेलल मोमेंट आ गया फिल्म में। उससे पहले भी मेरे ख्याल से कुछ एक सेंसिटिव डायरेक्टर्स थे, गुरुदत्त तो थे ही, लेकिन और भी थे, जो राज कपूर थे या बिमल दा थे, जो क्या कहते हैं, कहानी भी सेंसिटिवली अपनी तरह से अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हुआ करता था, और उसके साथ गाने वाने हुआ करते थे, लेकिन अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हुआ करता था, राइट। और जहाँ पे सत्यजीत रे थे, जहाँ पे गाने वाने बिल्कुल नहीं थे, उनका एक अपना एक फिल्म मेकिंग का वो एक चलता रहा, जिसका इम्पैक्ट बाद में काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ हुआ। जैसे श्याम बेनेगल साहब भी कहते हैं कि सत्यजीत रे इज़ द वन हु इंस्पायर्ड मी टू मेक फिल्म्स, और फिर गोविंद अलानी आ गए, बाकी सारे रियलिज्म सिनेमा पे आ गए। तो ये जो पैरेलल मोमेंट शुरू हुआ था, जिसको पैरेलल सिनेमा कहते हैं, जो हमने नाम लिया, मेरे ख्याल से श्याम बेनेगल उन्होंने शुरू किया। पहली फिल्म अंकुर जो उन्होंने बनाई, वहाँ से ये शुरू हुआ। वो भी तो ऐड में थे, तो उनका काफ़ी मतलब दिखता है कि सत्यजीत रे का उन पर बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हो। तो ये पैरेलल मोमेंट कैसे शुरू हुआ, ये इसको मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग इंडिविजुअलिस्टिक सिनेमा कैसे बनते गए अलग अलग डायरेक्टर के साथ, इस पे अगर आप पहले तो ये सारा बंगाल में ही होता रहा। जैसे पथेर पंचली बनी 55 में, उसके पहले नवेंदु घोष की चिन्न मुल्क के 1951 में फिल्म बनी थी, वो भी रियलिस्टिक फिल्म थी, न्यू रियलिस्टिक फिल्म थी। फिर ऋत्विक घटक ने नागरिक बनाई, वो भी उस किस्म की फिल्म थी, लेकिन नागरिक की ट्रेजेडी ये थी, वो बनी 1951 में और रिलीज़ हुई 1976 में, 25 साल बाद रिलीज़ हुई, जब ऋत्विक दा चल बसे थे। उन्होंने देखी नहीं, उसका रिलीज़ नहीं देखा उसका,
उसके पहले उसके बीच में उन्होंने मेगेडा का तारा बारे की सारी फिल्में बनाई और वो सब उनका नाम बढ़ा। तो ये तीनों, एक तो मेगेडा ऋत्विक घटक थे, मृणाल सेन थे, तपन सिन्हा थे और ऋत्विक सत्यजीत रे, ये 4 लोगों ने बंगाल में तो ये जो नया सिनेमा न्यू वेव जो वो एस्टेब्लिश करके रखी थी। अभी वो बाहर कैसे आया? तो बाहर आया 69 में एक फिल्म बनी थी मृणाल सेन की, मृणाल सेन जी की मृणाल की फिल्म, तो भुवन शोम। हाँ, भुवन शोम से ये धारा हिंदी में आई। ओके। अभी उसके पहले 65 में एक फिल्म बनी थी चेम्मीन, वो मलयालम फिल्म थी। वो मलयालम में वहाँ पे वो धारा चली गई समांतर सिनेमा की। तो वो जो चेम्मीन फिल्म थी, मलयालम फिल्म, वो रामू करियाट ने बनाई थी। वो 65 में उसको नेशनल अवार्ड मिला था, द बेस्ट स्वर्ण कमल मिला था। उसका एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। और उसके म्यूज़िक थे सलील चौधरी। हाँ। और जब वो लेके फुटेज लेके आए थे ऋषिदा के पास, तो ऋषिदा ने सारा फुटेज देख लिया। उनको बोला मैं आपको कुछ बताता हूँ, उतना आप शूट करके लाएंगे तो मैं एडिट करूँगा। तो उन्होंने करके लाया। और म्यूज़िक इनका सलील दा का, ये बंगाली दोनों, फिल्म मलयाली, और क्या गाने थे उसके, बहुत बढ़िया गाने थे उनके। तो वो फिल्म बनी, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। अभी ऋषिदा और राज कपूर, ये दोनों की एक बात एकदम नाम नहीं आया तो ना, ये दोनों ऐसे डायरेक्टर थे, दे वर द बेस्ट एडिटर। दैट्स द रीज़न दैट द बेस्ट डायरेक्टर, एडिटर बहुत अच्छे थे दोनों। तो दोनों इस तरह से काम करते थे। तो ऋषिदा, तो ये वहाँ चला गया। फिर कर्नाटक में फिल्म बनी पट्टाभी रामा रेड्डी की संस्कार, और संस्कार ने वहाँ पे कर्नाटक में शुरू कर दिया। यहाँ हिंदी में भुवन शोम से शुरू हो गया। फिर श्याम बेनेगल वगैरह फिर सब आए, बासु चटर्जी आए, बहुत सारे लोग आए। फिर ये पैरेलल मूवमेंट, उसको पैरेलल सिनेमा या समांतर सिनेमा हिंदी में बोलते थे, फिर आर्ट सिनेमा बोलते थे। ये सब कुछ हो रहा था, हम देख रहे थे उस ज़माने में। और ये इसके साथ ये ऐसे हुआ, हमारे जो आम सिनेमा देखने वाले थे कि उनकी एक जाति बन गई। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तो हमारे भारत में है, तो एक जाति हुई कि ये कमर्शियल सिनेमा वाला, एक आर्ट सिनेमा वाला। तो मैं ये देखता था, मैं मेरे 20-25 साल का था, मैं देखता था, मुझे मज़े लेता था। मैं ना इसके बाजू में था ना, मैं दोनों किस्म की फिल्म देखता था। तो मेरे दोस्त बोलते यार तू ये भी देखता है, तू वो भी देखता है। मैं सिनेमा देखता हूँ, मेरे लिए सिनेमा है। तो होगा, तो ये पैरेलल सिनेमा वैसे इस तरह से आगे बढ़ता गया। वो 90s तक था, लेट 80s तक चला। बाद में उसका वो भी कम हो गया, क्योंकि क्या हो गया कि वो जो पैरेलल सिनेमा ने जो बातें कही, जिस किस्म से फिल्म बननी चाहिए, वो फिर जो मेन स्ट्रीम सिनेमा ने उसने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो उसकी एक शुरुआत ऐसी है कि 1985 में एक फिल्म बनी राहुल द्रविड़ की, अर्जुन, जिसमें सनी देओल हीरो था। उसमें उसको पहली बार उसको सरनेम था मालवणकर करके, वो मराठी सरनेम था। वो माँ को आई बोलता है, दीदी को उसकी बहन दादा बोलती है उसको। तो मराठी माहौल उसने बना था। तो तब तक ऐसा नहीं था। तो ये सारा इस किस्म का संस्कार उस पर हुए थे। तो ये पैरेलल सिनेमा की मूवमेंट इस तरह से चली। और उसने एक ऐसा बताया कि ये थोड़ा सा तो क्लोज टू लाइफ, थोड़ी सेंसिबल फिल्म बनो, कनेक्टिविटी रहे। तो पैरेलल सिनेमा में बहुत जो रियलिज्म था, उसमें से पॉपुलर कुछ सिनेमा ने उसको अडॉप्ट किया और एक कनेक्टिविटी लाई की। साहब, हम ये पैरेलल सिनेमा की जो बात कर रहे थे, अब पैरेलल सिनेमा जो एक मोमेंट था, वो आजकल के युवकों को तो मालूम भी नहीं होगा, वो रिलेट भी नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों आया था मोमेंट, और ये कैसे फिल्म्स बनी उस तरह, है ना, उस मोमेंट में। तो सब जानना चाहेंगे कि ये पैरेलल मूवमेंट आया क्यों। ये था कि उस ज़माने में जब पैरेलल मूवमेंट आई हमारी हिंदी फिल्म में 69 में भुवन शोम के साथ जो मृणाल सेन ने फिल्म बनाई थी, तो तब तक तो हमारा जो हिंदी सिनेमा था, जो हम जिसको पॉपुलर सिनेमा बोलते हैं, स्टार सिस्टम था, रोमांस था, गाने थे, उछल कूद थे, एक्शन था, सब कुछ था। आप मसाला फिल्म जो बोलते हैं वो सारा था, लोग एंजॉय करते थे। लेकिन उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। और कुछ ऐसा एक ऑडियंस हमारे समाज में था कि वो कुछ अलग देखना चाहता था। और उसी वक्त ये पैरेलल सिनेमा आया कि आप देखो, रोज़ मीठा खा के भी एक दिन मीठा खाने को मन नहीं करता,
इतना मीठा खा लिया था अभी थोड़ा सा कड़वा भी चल जाएगा, तो ये हो गया था। तो पैरेलल सिनेमा में कुछ ऐसी कहानियाँ आई, वहाँ ना स्टारडम था, वहाँ ना हीरोइज़्म था, वहाँ किसी किस्म का ना फार्मूला था, और कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आगे पीछे दिखती है। क्या ये भी था कि थोड़ा सा ग्लोबल सिनेमा लोग देखने लगे थे फेस्टिवल के थ्रू, या ऑस्कर्स पॉपुलर हो चुका था, जहाँ पे ऑस्कर फिल्म, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब हम सारे जो थिएटर के जो दोस्त हैं, पॉपुलर जब ऑस्कर अवार्ड्स होते थे तो हम रात को जग के, क्योंकि अमेरिकन टाइम वो मिडनाइट होता था, वो पूरी रात जग के हम ऑस्कर्स देखते थे, और जो फिल्में जो आती थी ऑस्कर विनर्स थे वो कहीं से हम उसको सोर्स करके लाते थे, वो VHS में हुआ कर, इतना आसान नहीं होता था ना फिल्में देखना, तो इवन फिल्म क्लब्स शुरू हुए उसके थे। पहले की बात है, जब 69 और मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो कहानियाँ आती थी ना, वो क्लोज टू लाइफ ऐसी होती थी, वो रियलिस्टिक थी। फिर एक कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि मैं रोज़ आसपास देखता हूँ, पैसे दे के क्यों देखूँ। ये एक उसके एक वो जैसे टीकात्मक एक ये था। और कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये फिल्में हम देखते तो सर के ऊपर से जाती है, तो मेरे सर के ऊपर क्यों देखूँ, ऐसे भी कुछ होता था। लेकिन लोग सीरियसली वो फिल्म देखते थे, वो फिल्में बनती थी। वो ये था कि कुछ लोग फिल्म बनाने चाहते थे, और वो जो कमर्शियल सिनेमा का जो पैटर्न था वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाते थे। अगर वो कहानी लेके आप जाएंगे तो वो बनेगी, इस कहानी में तो ये स्टार नहीं है, ये कैसे बनेगी, इसका पैसे कहाँ से आएगा, ये सब बातें होती थी। लेकिन उसको तो फिल्म बनानी थी। फिर बोला तुम गाने भी नहीं बोले, गाने नहीं हो गए फिल्म में तो कैसे चलेगी, विदाउट गाने तो फिल्म नहीं बन सकती। गाने ने तो पैसे पब्लिसिटी कहाँ से करेंगे। ये सारे इसको लेकर ये नई जो बड़ी एक पीढ़ी आई वहाँ पे, जैसे श्याम बेनेगल वगैरह, ये सब हिंदी में आए, बासु चटर्जी आए, नहीं तो ये लोग फिल्म मेकर बन ही नहीं सकते थे। तो ये सब आए, और इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात की थी उसी वक्त, वो थी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, NFDC के पहले। अच्छा, NFDC के फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले बनी, उसका बाद में जाके NFDC बनी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो फिल्म फाइनेंस और BK करंजिया थे जो फिल्म फेयर के एडिटर थे, तो वो अच्छे फिल्म के इसमें थे, फेवर में थे। तो बोला ये नए बच्चे फिल्म, इनको सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि जो 45% रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे लेके फिल्म बना नहीं सकते, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनके बजट भी छोटे बजट की फिल्म बोली जाती थी, लो बजट फिल्में बोली जाती थी, क्योंकि इनके कोई स्टार नहीं थे, वो बड़े पैमाने पे खर्चा नहीं था, तो ये उनको फिल्म बनानी थी। उन्हें टेक्नीशियन भी उसके ऐसे थे, एक्टर भी वैसे थे, उससे से बनाते थे, और उसमें कुछ अच्छी फिल्में बन भी गई, और उसकी एक धारा बनी जो समांतर सिनेमा, और इसमें कुछ सेंसिबल सिनेमा, क्लोज टू लाइफ काइंड ऑफ सिनेमा बनता है। तो ये लोग देखते थे, सराहते थे, बहुत अच्छी फिल्में उस जमाने बहुत, और एक बैक टू बैक फिल्में आती थी और वो चलती थी। अभी उसमें जो एक्टर है जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये जो सारे एक्टर है, ये अगर पैरेलल सिनेमा नहीं होता तो एक्टर कभी नहीं बन पाते, या उतने मतलब बड़े बन ही नहीं पाते। अभी ये कैसे बने कि जब ये पैरेलल सिनेमा में इनका नाम बड़ा बनते गया, देश भर में इनका, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इनके नाम बनते गए, तो पैरेलल जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है ना, वो क्या करता है, वो पैसे जिस पे लगाता है जो चलता है। तो स्मिता पाटिल चलती है अभी, और ओमपुरी चलता है, नसीरुद्दीन शाह चलता है। मैंने एक बार सतीश शाह का इंटरव्यू किया था, जब सतीश यही ज़िंदगी उसकी बड़े दौर पे चल रही थी, तो वो फिल्मों में आ गए उस वक्त। तो मैंने उनसे बात पूछी थी आपको फिल्म में लिया तो कैसे लिया, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अब ये जो ज़िंदगी के लिए मेरी जो पॉपुलैरिटी है, तो वो हिंदी सिनेमा कैश करता है, और कितना कैश करता है, मेरे पे कितना पैसे लगाता है, तो मेरे से उनकी व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, जब मुझे फिल्म में लेते सिर्फ 15%। सतीश शाह को ले लो, 15% पैसे आ जाएंगे। वो 85 के लिए राजेश खन्ना बैठा है वहाँ पे, लेकिन ये 15% मेरे पास से आ, मेरे ना, वैसे इस किस्म के लोगों से वैसे इनको लिया आ गया फिल्म में। तो ये बाद में तो हुआ, लेकिन ये जो एक सिनेमा बना, वो जो मिडिल क्लास अच्छा पढ़ने वाला एक प्रेक्षक था, जिसको रसिक प्रेक्षक बोलते हैं, जो अच्छा लिटरेचर पढ़ता था, अच्छा नाटक दिखता था, कला के बारे में उसकी कुछ जानकारी थी, वो समाज के बारे में जानता है, ऐसे लोगों के लिए वो 70s 80s का जो सिनेमा इतना अच्छा नहीं था, और वो पक गए थे उस सिनेमा से, जो मेन स्ट्रीम वो इतना पलायनवादी उसको सिनेमा, इतना वो कुछ भी होता था, कैसे भी लोग होते थे, कुछ भी फिल्में बनती थी,
तो नहीं चलता। तो ये इनको एक कुछ जैसे हुआ कि यहाँ पे कुछ अच्छा देखने मिला, उसको फिर मिला, और उसमें फिल्म सोसाइटी मूवमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ये फिल्में दिखाना बड़े पैमाने में। और ये तो हुआ, लेकिन आपको मालूम है जब 69 में भुवन शोम रिलीज़ हुई थी मुंबई में ड्रीमलैंड थिएटर में, उसकी सिल्वर जुबली हुई थी, किसी को मालूम नहीं है। उस ज़माने में सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली का माहौल होता था। तो हिंदी फिल्म में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली 100 वीक चलती थी। ये पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी। वो कैसी सिल्वर जुबली मालूम है? उसका दिन में एक ही शो होता था, 4 शो नहीं होते थे, लेकिन एक शो करते करते 25 हफ्ते चली वो फिल्म। फिर श्याम बाबू की अंकुर उस फिल्म से चली, तो इसको ऑडियंस मिला, और उससे एक ऐसी धारा आई कि जो बार बार मैं थे क्लोज टू लाइफ सेंसिबल सिनेमा, कि ऐसी कुछ कहानियाँ वो हिंदी सिनेमा नहीं बना सकता। ऐसे कुछ रिलेशनशिप जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हिंदी सिनेमा वो लार्जर देन लाइफ करता है। कई तरह के रूरल इश्यूज आए उस बहुत सारे आए। कितनी समस्या ऐसी गाँव मेनस्ट्रीम सिनेमा बिल्कुल उस पर नहीं कभी ध्यान नहीं देता था। हाँ, अभी जैसे 2 बीघा ज़मीन में आया था, वो मेनस्ट्रीम फिल्म थी, तो मेनस्ट्रीम सिनेमा भी उन्होंने कुछ किया था, लेकिन उसमें गाने थे, गाने भी नहीं, वो जो सजाया धजाया थोड़ा सा गया था। तभी तो सोशल इश्यूज पे थोड़ा सा सोचा भी जाता था, जैसे हमारी विमल परंपरा रॉय ने फिल्म की, बहुत से अमिया चक्रवर्ती ने फिल्म की, उसमें सोशल इशू था। राज कपूर की फिल्में थी, उसमें भी सोशल इशू था, लेकिन वो विद इन द फॉर्मेट ऑफ कमर्शियल सिनेमा। करेक्ट। गुरुदत्त साहब थे, वही राज कपूर साहब ने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई, अभी आज तक रिलेवेंट है, श्री 420। क्या है कि आज की तारीख में, आज भी मुंबई में आज की तारीख में कितने लोग नए लोग आज मुंबई में पहुंच गए अपनी लाइफ बनाने के लिए। माइग्रेशन, जिसमें पढ़े लिखे अंगूठा छापे जो भी है, वो जाते हैं मुंबई अपने, तो उसमें वो जो हीरो आता है वो मुंबई में ऐसे आता है नाच बनाने। तो ये सारे इश्यूज़ को लेके, इश्यूज़ के जैसे राज कपूर साहब की जिस देश में गंगा बहती है, उस ज़माने में क्या होता, विनोबा भावे ने एक मूवमेंट चलाई थी। क्या मूवमेंट चलाई थी? डाकू लोग को जाके मिले विनोबा जी, उनको बोला तुम शरण आ जाओ और समाज में आ जाओ, तुम्हारे जो भी अन्याय हुए वो सब निकल जाएगा, उनको कोई कुछ नहीं, और तुमको उसने अंदर ले लिया था। उसको लेके राज साहब ने ये फिल्म बनाई थी, जिस देश में गंगा बहती है, डकैतों का रिफॉर्म वगैरह, ये सब। तो जैसे विशांतराम की फिल्म थी 2 आंखें बारात, वो भी रिफॉर्म वाली फिल्म थी। तो ये सोच विचार फिल्मों में देने की बात उस ज़माने में हुई, लेकिन वो विद इन द फॉर्मेट ऑफ कमर्शियल सिनेमा। उसमें गाने होंगे, हीरोइन होगा, ये होगा, स्टारडम होगा, वो सब करके वो करते थे। लेकिन यहाँ कोई स्टार ही नहीं रहा। ऐसे लोग आए कि किसी ने देखा नहीं था उनको फिल्मों में। बस सारा आकाश आई, बासु चटर्जी के, वो दोनों को आज भी उनके नाम भी नहीं जानता है कोई, लेकिन क्या फिल्म थी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फिल्म थी कि ये हमारा सामाजिक वास्तव है, ये हमारा राजकीय वास्तव है, ये हमारा सांस्कृतिक वास्तव है, उसको लेके फिल्म बनी थी। तो उस किस्म की सारी फिल्में, जैसे श्याम बाबू की मंथन फिल्म थी। अभी मंथन में वो गुजरात में आनंद में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि दूध सहकारी, जो दूध बनता है वो कोऑपरेटिव उसका बने, और वो दूध पूरा, तो उसमें से दूध बनता था, लोग बेचते थे, लेकिन उसको कोऑपरेटिव होने के जो लोग दूध प्रोड्यूस करते थे वो जाके वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते थे, जो आगे चल के अमूल, हाँ, तो अमूल वहाँ से बना। तो उसको लेकर एक फीचर फिल्म बन गई कि हम सोच भी नहीं सकते, हिंदी सिनेमा भी सोचेगा भी नहीं इस बात को लेकर। ये सब हुआ था। बार बार फिर पीछे गए, जैसे वहाँ पे गाइड बनी थी, गाइड में मैरिड नायिका वो किसी के साथ रिश्ता रखती है, ये बात 65 में इम्पॉसिबल थी, वो भी की थी, लेकिन वो अच्छे गाने थे, वहीदा रहमान थी, देव साहब थे, तो उसका एक पैकेजिंग था। यहाँ वो प्योर फॉर्म में बनती थी। जैसे अंकुर में जो बात बनी, जिस तरह से वो ज़मींदार उस औरत को उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो उसी तरह उसको कहीं पे बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया था, वो जैसे रियल में होता है वैसे बनाया था। तो ये सारी चीज़ें, इसको लेकर वो जो फिल्म बनी थी। बाद में क्या हुआ कि ये जैसे हम 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, तो 80 का जैसे दशक ख़त्म होने को आया, तो कुछ लोगों ने उसका फॉर्मूला बना दिया। कुछ लोगों को ऐसे लगा, जो प्योर लोग थे, श्याम बेनेगल थे, ये सारे लोग थे, ये तो बनाते थे, लेकिन जो नए लोग उसमें आना चाहते थे, यार ऐसी फिल्म है तो आर्ट फिल्म बनती है, तो उनके लिए कुछ उन्होंने फॉर्मूला सोच लिया।
एंड दे किल्ड द वेरी मोमेंट। और वो सारा जो डिबाइकल होता था वो 85 से शुरू हो गया तो 90 में ख़त्म हो गया, और पैरेलल मूवमेंट ख़त्म ही हो गया 90s में। और फिर एक ऐसा भी हुआ कि चलो इसका भी एक मकसद था ये पैरेलल मूवमेंट का। they wanted to achieve something, this movement wanted to achieve something for entire Indian cinema कि भाई इस तरह से देखो, वैसे बहुत सारे इश्यूज अरगर्द है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, इस तरह से फिल्में बनानी चाहिए। यहाँ ये सारा सोच विचार पैरेलल सिनेमा डेफिनेटली दिया, और उसका रिफ्लेक्शन हम 90s के बाद की जब फिल्म करेंगे उसमें सारा दिखाई देता है आपको। ओके, बिल्कुल दिखाई देता है। मतलब ये मेन स्ट्रीम सिनेमा उसको कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली। अडॉप्ट कर ली, बिल्कुल अडॉप्ट कर ली। अच्छा, बहुत अच्छी तरह तो से। उसके उदाहरण आप दे सकते हैं कि अभी कौन से? जैसे इमेज आपको देना है, जैसे अपर्णा सेन की फिल्म है, लेकिन वो मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, अगर वो 90s के पहले बनती पीछे तो उसको आर्ट फिल्म बोला जाता, तो अभी आर्ट फिल्म नहीं है। जैसे मणिरत्नम की फिल्म है, मणिरत्नम की फिल्म में जो जिस तरह से उन्होंने सोशल इश्यूज लाए, अगर वो पहले बनती तो उसको, लेकिन वो जिस तरह से बताते रियलिस्टिक स्तर पे कि एक हिंदू लड़का वो गांव जाता है और वो मुस्लिम लड़की के प्यार में आता है और मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो वो खाली फिल्मी तरीके से नहीं आई है। अभी ये हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, ये पहले भी हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जैसे बॉम्बे में होता है वैसे नहीं हुआ। तो बॉम्बे में मणिरत्नम ने मेन स्ट्रीम के फ्रेमवर्क में फिल्म बनाई। मेरे ख्याल से सही परांस पे नहीं भी ऐसी काफ़ी बहुत सारी जो फिल्में बहुत रियलिज्म है और उसमें एक पॉपुलर एलिमेंट्स भी हैं, उसमें गाने हैं, या मासूम फिल्म है, मासूम है उनकी जो चश्मे बद्दुर है। अभी चश्मे बद्दुर में बहुत अच्छा सीन है, मैं बार बार उसके बारे में बोल रहा कि उसमें दीप्ति नवल का एक सीन है, वो आती है, वो सेल्स गर्ल हैं, वो घर में आती है, कितना बढ़िया सीन है। तो वो आता है और वो नसीर वहाँ पे नहीं, अपना ये फारूक शेख, तो फारूक शेख है, उसके बाकी के दोस्त हॉस्टल के रूम, बाकी लोग भाग गए, जैसे लड़की आ गई, ये आती है, बोलते कि ये विवेक वासवानी, वो जो, हाँ विवेक वासवानी, सारे भाग गए, और ये वो कुछ वॉशिंग पाउडर बताती है, तो वो उसको वो लड़की देखे होता तो बोलती हुई दिखाती है, तो फिर वो बोलते कि वो एक बाल्टी दे दो, ये दे दो, पानी दे दो, और उसमें फिर वो बोलते कि जिस तरह से उसका जो उसको प्रमोशन करना है, और वो पाउडर डालो, इसको करो, उसमें पानी कपड़े भिगो दो, 5 मिनट उसको भिगोने दो। अभी जो 5 मिनट को कुछ नहीं करना, अभी 5 मिनट वो दोनों एक दूसरे सामने बैठे, तो बैठी तो लड़की अब यहाँ वहाँ देखती है, तो उतने में उसने वो जो कुछ नंगे फोटोग्राफ वहाँ पे लगा के रखे हैं दीवार पर, तो बैचलर्स हैं, बैचलर है, तो वो टॉवेल लगा के रहे, जैसे रहती है तो टॉवेल लगा, तो टॉवेल उससे गिर जाता है, वो जाके टॉवेल लग देता है। हाँ। तो 5 मिनट उन्होंने सही पे जिस तरह से उसको फिजिकल, एक तो सिनेमेटिक टाइम और फिजिकल टाइम ये अलग होता है, लेकिन दोनों एक साथ उन्होंने किए। वो 5 मिनट सब कुछ चलता रहता है, फिर वो देखते रहते, बोलते रहते, कैसे टाइम, वो 5 मिनट जैसे उसने गुजारा है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये मेन स्ट्रीम में नहीं हो सकता था। गुलजार साहब ने भी बहुत ऐसी गुलजार साहब ने फिल्में की, सारी ये सारी फिल्म, ये जो सारी, ये जैसे बासु चटर्जी के आगे जाके रजनीगंधा, ये सारी जो फिल्म थी, ये क्या था? हाँ, वो जो पैरेलल सिनेमा ने दिया था, अभी उसमें वो विद्या सिन्हा आई थी, विद्या सिन्हा कोई शर्मिला ठाकुर नहीं थी जी, और विद्या सिन्हा को जिस तरह से विद्या सिन्हा है, गर्ल नेक्स्ट डोर, वो जिस तरह से साड़ियाँ पहनती है, वो एकदम टिपिकल मिडिल क्लास लड़की जैसे रहती है वैसे। पालेकर साहब भी, पालेकर साहब वो तो कोई कहीं पे हीरो नहीं लगते थे, लेकिन वो हीरो बन गए, मिडिल क्लास का हीरो एक ऐसे बन गया। फिर फारूक शेख थे, नसरुद्दीन शादी, ये सब लोग जो आए ना, तो ये पैरेलल सिनेमा ने जो कुछ दिया था कि बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये स्टारडम, लार्जर देन लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे भी बन सकता है, लोगों को अच्छा लगता है। और वो बासु चटर्जी की फिल्म है, रशीदा की फिल्म है गोलमाल, सुपर डुपर हिट थी, आज भी लोग गोलमाल देखते हैं, कितनी अच्छी फिल्म है। वहाँ कहाँ पे हीरोइज्म है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। वहाँ थिएटर का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया है, जो उनकी जो मौसी आती है वो सब, यानी सब कुछ, सब एलिमेंट्स बहुत आगे चल के बहुत सारे डायरेक्टरों ने ये पैरेलल सिनेमा का जो भी एलिमेंट्स हैं उसको लेके पॉपुलर सिनेमा को तोड़ा है और एक नया डिमेंशन दिया है। जैसे बिल्कुल दिया है। अब गुलजार साहब तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के फिर राम गोपाल वर्मा आ गए, उन्होंने जब सत्या, मतलब वो पॉपुलर सिनेमा बनाते रहे और सडनली उन्होंने सत्या बनाई, जो बिल्कुल
रियल उस पे थी और उन्होंने फिर बाकी सारी फिल्में भी बनाई। नहीं, वो सारे जो अंडरग्राउंड के इश्यूज थे, अभी जैसे हमारे यहाँ उसके पहले भी फिल्में बनी, ये अंडरग्राउंड के लोग दिखाए, स्मगलर दिखाए, गुंडे दिखाए, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि सत्या में जिस तरह से, वो रियलिस्टिक अप्रोच था, पूरा रियलिस्टिक अप्रोच है। वो लड़का जो आता है उसको कहीं से आप हीरो बोल सकते हैं, वो हीरो है क्या? लेकिन आप उसको मानते हैं वो हीरो है, बिकॉज हीरो क्या होता है कि तो प्रोटोगनिस्ट जो है वो, लेकिन वो हीरो नहीं है। संस्कृत में उसके लिए बोला है कि नायक होता है ना, तो नयति तो नायकः, जो कहानी आगे लेके जाता है वो नायक होता है। ये संस्कृत में नायक का वर्णन किया हुआ है। तो ये नायक है, लेकिन वो कहीं पे दिखता है, जैसे हमको नायक ने हमको सोचा है, वो नायक नहीं है वो, लेकिन वो हम बिलीव करते कि नायक। फिर उसका वहाँ जाना, उसमें बैठना उठना, वो रिलक्टेंटली ही बिकम्स पार्ट ऑफ दैट। और अच्छे घर के बच्चे, दे वर कंपेल्ड टू बी इन अंडरवर्ल्ड। तो उनकी जो वो बहुत दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है उनका, वो सारा वो लेके आता है। दिस इज रियलिस्टिक अप्रोच था उसमें। और शायद ये भी मतलब हो सकता है, या हुआ ही है कि ग्लोबल सिनेमा, मतलब सिर्फ हॉलीवुड नहीं लेकिन यूरोपियन सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा हम जिनको कहते हैं, जो सारे डायरेक्टर्स और हम मतलब सारे आर्टिस्ट भी देखते हैं, एक्टर्स सब देखते आए, तो शायद उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस हुआ होगा। बिकॉज ग्लोबल आप सिनेमा भी फिर तब तक फिर आप मतलब आपकी फिल्में भी सारी फेस्टिवल्स में जाने लगी, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाने लगी, तो आप उसको भी अडॉप्ट करते आए हैं शायद, है ना, आगे चल के जो भी। ये जो वर्ल्ड सिनेमा का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नई पीढ़ी पर था। कॉपी नहीं किया उन्होंने, हाँ, कॉपी नहीं, दे गॉट इंस्पायर्ड, दैट्स व्हाट, या इंस्पायर्ड हुए। करेक्ट। किसी ने अकीरा कुरोसावा बनने की कोशिश नहीं की, किसी ने एलन रेनी बनने की कोशिश नहीं की, किसी ने ट्रुफो बनने की कोशिश नहीं की, किसी ने वालिया बनने की कोशिश नहीं, लेकिन दे गॉट एजुकेटेड फ्रॉम देयर फिल्म्स एंड दे गॉट इंस्पायर्ड। नाइस। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एंड पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन फिल्म का जो एक जर्नी है, हमने बहुत सारा कवर कर लिया और बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया। हो सकता है अगले भेंट में हम ग्लोबल सिनेमा के बारे में बात करें और उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आई एम श्योर आपको भी आनंद आया होगा, क्योंकि अशोक राणे हमको ये उस एरा में लेके जाते हैं, पूरे डिटेल में उस जर्नी में लेके जाते हैं कि फिल्म कहाँ से कैसे गई, कौन सी फिल्म किस जर्नी से होके कहाँ गई, और पूरी क्या कहते हैं वो फिल्म का जो मीडियम है ना, उसकी जर्नी को हम जान लेते हैं उनके साथ। तो ये बड़ा मज़ा आता है। और अगर पहले वाले पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखे हों, क्योंकि राणे जी ने उन पॉडकास्ट में इतनी सारी जानकारी, उतने सारे एक्सपीरियंसेस उन पॉडकास्ट में दिए हैं कि आपको फिल्म जगत का पूरा मतलब इतिहास और पूरी जर्नी आप जान जाएंगे। तो जिन्होंने मिस किया है तो बड़े आम के प्लेटफॉर्म पे जाइए और उनके सारे पहले वाले पॉडकास्ट भी आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में फिल्म कहाँ जन्मी और फिर इंडिया में फिल्म कैसे आई, से लेके ये पैरेलल मूवमेंट कैसा हुआ। इसके बाद भी हम अशोक राणे जी को लेके आएंगे और आगे वाली जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको कौन कौन से पॉडकास्ट उनके अच्छे लगे, क्यों लगे। सो प्लीज़, क्योंकि उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि किस दिशा में हम ये पॉडकास्ट, अगला वाला पॉडकास्ट ले जाए। धन्यवाद।